तो सभी का स्वागत है एक और एक नए रिव्यू वीडियो में। शुरू करने से पहले मेरे पास एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि पूरे 1 साल हो चुके हमको चैलेंज स्टार्ट करते हुए, और बैड न्यूज ये है कि मैं व्हाइट बियर्ड पर एक इंट्रो वीडियो लाना चाहता था, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उस पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर सकता था, लेकिन मुझे वो म्यूजिक कुछ अलग हिट किया था। लेकिन कोई ना, अगर फ्यूचर में उस म्यूजिक का मैं एडिट बनाऊंगा तो इंस्टाग्राम पर पक्का डाल दूंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे रिव्यू शुरू करते हैं। मरीनफोर्ड आर्क जो कि प्योरली बैटलफील्ड आर्क था, बहुत ही शॉकिंग बातें पता चली हमें, स्पेशली डेविल फ्रूट यूजर्स के बारे में कि वो डेविल फ्रूट कौन यूज करता है और उसका एबिलिटी क्या है। मरीनफोर्ड का लोकेशन रेड लाइन के पास है, उसी के पास में ही मरी जॉयस और साबा ओडी भी है। और मरीनफोर्ड पे जो वॉर छिड़ी थी उसका नाम है पैरामाउंट वॉर। एक तरफ मरीन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट थे और दूसरी तरफ व्हाइट बियर्ड पायरेट्स थे, जिनके बीच ये वॉर छिड़ा था। एंड द रीजन वाज पोर्टगस डी एस, व्हाइट बियर्ड का बेटा भी है और 2nd डिवीजन कमांडर भी है व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का। इस वॉर से मुझे पता चला है कि योंको का क्रू कैसा होता है। व्हाइट बियर्ड जो कि कैप्टन है, उनके नीचे 14 डिवीजन कमांडर्स है और उन कमांडर्स के क्रू मेंबर्स भी है। एंड लास्टली द व्हाइट बियर्ड अलाइज, मतलब ये योंको क्रू कितना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। एक तरफ व्हाइट बियर्ड पायरेट्स जो कि बहुत ही बड़ा मैसिव क्रू था, दूसरी तरफ मेरिन्स भी कोई कम नहीं थे। 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स मौजूद थे वहाँ पर। 7 वॉरलॉर्ड्स, नेवी ऑफिसर्स, वाइस एडमिरल्स, एडमिरल्स एंड फ्लीट एडमिरल। और हाँ, पैसिफिस्टास को कैसे भूल सकते हैं। सबसे पहले इसी मरीनफोर्ड में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे एस और व्हाइट बियर्ड एनकाउंटर हुए थे। लिटरली एस और जिम्बे 5 दिन तक फाइट कर रहे थे भाई। 5 दिन खाना पीना हगना मूदना क्या कर रहे थे वे। कोई ना, 5 दिन के बाद व्हाइट बियर्ड अपीयर होता है एस के सामने। एस व्हाइट बियर्ड को भी फेस करता है लेकिन टिक नहीं पाता है। व्हाइट बियर्ड यहाँ पर एस को नॉक करके उसके शिप पर लेके जाता है। 100 से भी ज्यादा बार ट्राई करता है व्हाइट बियर्ड को मारने के लिए, लेकिन नाकाम रहता है। और फाइनली व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन कर लेता है। और ज्वाइन करने से पहले एस व्हाइट बियर्ड से बात भी करता है कि मैं गोल्डी रॉजर का बेटा हूँ। लेकिन व्हाइट बियर्ड जो कहता है भाई कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता तो किसका बेटा है, हम सभी समुद्र के बेटे हैं और तू अब मेरा बेटा है। एंड इवन यहाँ पर एस शैंक से भी मिला था, उसे थैंक्स कहने के लिए आया था कि उसने लूफी का जान बचाया था। एस और जायंट ओर्स का भी एक बैक स्टोरी दिखाया जाता है, बहुत ही हार्ट वार्मिंग मोमेंट था। प्रेजेंट सिनारियो पे फोकस करते हैं। व्हाइट बियर्ड अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंसेन है। गुरा गुरा नोमी या फिर कह सकते हो कि क्वेक क्वेक डेविल फ्रूट। और उस डेविल फ्रूट पावर के मदद से आप वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हो, अर्थक्वेक और सुनामी भी ला सकते हो, मतलब एक तरह का नेचुरल डिजास्टर कर सकते हो। एंड इट्स ए पैरामिशिया टाइप डेविल फ्रूट। बाकी कैरेक्टर्स का भी हमें डेविल फ्रूट एबिलिटीज दिखाए जाते हैं, जैसे कि वाइस एडमिरल सुरु, जिसके पास सुरु सुरु नोमी डेविल फ्रूट एबिलिटी है, जिसके वजह से वो ओपोनेंट्स को सुखा सकती है या फिर कह सकते हो कि लटका सकती है। तीनों एडमिरल्स का भी डेविल फ्रूट एबिलिटी दिखाया जाता है और तीनों ही एडमिरल्स लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूज करते हैं, जिसमें से 2 एडमिरल्स का अपने को एबिलिटी पता है, कीज़ारू जिसके पास लेजर बीम एबिलिटी है और कुजान जिसके पास फ्रोजिंग एबिलिटी है, और आखिरी एडमिरल जिसका नाम है साकाजुकी अकाइनो मैग्मा पावर यूज करता है। बहुत ही ह्यूज रिविलेशन होता है कि एस के पिताजी का नाम गोल्डी रॉजर है, जिसके बारे में सिर्फ कुछ लोगों को पता था। फ्लीट एडमिरल सेंगोकू, सुरु और तीनों एडमिरल्स को पता था, और रेस्ट ऑफ द नेवी सभी लोग शॉक हो गए थे इस बात को सुनकर। इवन यहाँ पर ये बात लाइव टेलीकास्ट हो रहा था साबा ओडी में, पूरी पब्लिक जमा हो गई थी वहाँ पर। यहाँ पर नेवी और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के बीच में फाइट तो हो ही रहा था, बीच में लूफी का स्क्वाड आकर गिरता है जो कि बहुत ही ज्यादा फनी है। Hey God! Your family's messing things up again! Luffy, no! और उसके तरफ बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, क्रोकोडाइल, जिम्बे, इवांकोक एंड बगी। एक बात तो कंफर्म है कि नेवी सोल्जर्स जो है व्हाइट बियर्ड पायरेट के क्रू के सामने टिक नहीं पाते हैं। नेवी ऑफिसर्स और वाइस एडमिरल्स इन्हें डोमिनेट कर पाते हैं। मीहॉक भी ट्राई करता है व्हाइट बियर्ड को मारने के लिए, लेकिन व्हाइट बियर्ड को अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा भरोसा है और डायमंड जोजू उस स्लैश को डिफ्लेक्ट कर देता है। एडमिरल कीज़ारू भी अटैक करता है व्हाइट बियर्ड पर, लेकिन मार्को उसे रोक देता है, जिसके पास एक डेविल फ्रूट एबिलिटी है, टोरी टोरी नोमी मॉडल फिनिक्स, जो कि मिथिकल जोन टाइप है और उसे कुछ हर्ट नहीं होता है। अगर मार्को यहाँ पर हर्ट होता है तो उसे हील भी कर सकता है। एंड इट्स ए रेयर डेविल फ्रूट एबिलिटी। क्रोकोडाइल भाई कितना ज्यादा बैडएस कैरेक्टर है भाई, सीधा योंको व्हाइट बियर्ड से भिड़ने चला गया था और लूफी लिटरली उसे रोकता है और कहता है कि वो एस का दोस्त है, और व्हाइट बियर्ड से कम्पीट भी करता है और कहता है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा। पूरे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और पूरे नेवी शॉक में थे। इवांको और बगी पगला गए थे, लेकिन मिस्टर 3 को तो चक्कर आ गए थे। इसी मरीनफोर्ड आर्क में नेवी सोल्जर्स को पता चलता है कि लूफी ड्रैगन का बेटा है। वापिस से साबा ओडी में सभी लोग शॉक हो जाते हैं और व्हाइट बियर्ड मार्को को ऑर्डर देता है कि कुछ भी हो जाए लूफी को कुछ नहीं होना चाहिए। स्क्वाड जो कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का मेंबर है, व्हाइट बियर्ड को सामने से स्टैप करता है क्योंकि सेंगोकू के पास एक स्ट्रेटेजी था। आका इनको भिजाया था स्क्वाड के पास मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि पास्ट में स्क्वाड के जो क्रू मेंबर्स थे सभी लोग मारे गए थे और मारने वाला और कोई नहीं बल्कि गोल्डी रॉजर पायरेट्स थे। बस इतना जानना चाहता हूँ कि यार रॉजर अच्छा था या बुरा था। I mean, मार डालना बोलते बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गोल्डी रॉजर फाइट करता लेकिन मार नहीं डालता यार, मतलब उसके
अच्छाई को दिखाया गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो एक पायरेट है, लेकिन हमें किसी सीन में ये नहीं दिखाया कि रॉजर ने किसी को मार डाला है। तो स्क्वाड उस पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइट बियर्ड को स्टैप करता है, क्योंकि एस जो कि रॉजर का बेटा है, जिसने स्क्वाड के क्रू मेंबर्स को उड़ा दिया था, उसी के बेटे को व्हाइट बियर्ड बचा रहा है और उसे नेक्स्ट किंग ऑफ द पायरेट्स बना रहा है। और स्क्वाड व्हाइट बियर्ड से ये भी कहता है कि तू अलाइस और बाकी लोगों को आगे भिजवा कर एस को बचाना चाहता है और उसे रिट्रीट करके लेके जाना चाहता है, और तूने नेवी के साथ ये बात डील करके रखा है। लेकिन व्हाइट बियर्ड जिस तरह से स्क्वाड को गले लगाता है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता है अपने फैमिली को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। That's why he's the GOAT! The GOAT! और जिस तरह से व्हाइट बियर्ड बैटलफील्ड के अंदर उतरता है, एक एक फ्रेम, मैं बोल रहा हूँ देखो, एक एक फ्रेम मास्टरपीस है। भले वो अपने वेपन से फाइट कर रहा हो या फिर अपने डेविल फ्रूट पावर यूज कर रहा हो। और एक पर्टिकुलर सीन मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है, एपिसोड 473 में जब व्हाइट बियर्ड अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करता है, उस पर्टिकुलर सीन में कैमरा एंगल व्हाइट बियर्ड के आंखों के अंदर से होते हुए जाता है और जायंट मरीन के आंखों से बाहर निकलता है। एंड उसके बाद तो पता है कि क्या हुआ था, समुंदर पूरा टिल्ट हो रहा था लेफ्ट और राइट साइड से। जब भी कोई हम एक आर्क देखते हैं या फिर एक एपिसोड देखते हैं, सामने जो कैरेक्टर बोल रहा है उसके बातें को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मीहॉक को लेते हैं। लूफी वर्सेस मीहॉक का फाइट चल रहा है। लूफी मीहॉक के सामने टिक ही नहीं पा रहा है। जो स्लैशेस मीहॉक लूफी पर फेंक रहा है, उसे डॉच करना मुश्किल हो रहा था लूफी को। और जिम्बे बोलता है कि एस आसानी से उस स्लैश को डॉच कर सकता है। लिटरली आप सोच कर देखो कि लूफी सेकंड गियर और थर्ड गियर यूज करता है, मीहॉक के सामने टिक ही नहीं पा रहा है, मीहॉक के स्लैशेस को डॉच भी नहीं कर पा रहा है, और एस जो कि लूफी का बड़ा भाई है, आराम से उसको डॉच कर सकता है। जस्ट इमेजिन द पावर लेवल डिफरेंस। बात तो सही है। मीहॉक यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलता है। लूफी का जो असली पावर है वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे पावर को पोसेस करता है जिससे लोग गैदर होते हैं उसके सराउंडिंग्स में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी बात कर लेते हैं डोफ्लामिंगो के बारे में। डोफ्लामिंगो ने एक बहुत ही बड़ा डायलॉग मारा विच इज हार्श रियलिटी। सिंपल शब्दों में डोफ्लामिंगो कहना चाहता है, जिसके हाथ में पावर होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। उन लोगों के हाथ में फ्यूचर है और वो फ्यूचर डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द पास्ट। पूरे मरीनफोर्ड आर्क का सबसे बढ़िया और तगड़ा डायलॉग था ये। वॉर के बीच में डोफ्लामिंगो डील कर रहा है क्रोकोडाइल से, और दोनों के सिनेरियोस कुछ इस प्रकार थे। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। क्रोकोडाइल का बात हो ही रहा है तो बात कर लेते हैं भाई, बंदा MVP हो चुका है मरीनफोर्ड का। पहला एस का एग्जीक्यूशन होने से रोका था, दूसरी बार लूफी को मीहॉक से बचाया था, और तीसरी बार वापिस से अकाइनो से बचाया था लूफी को। क्रोकोडाइल स्टार्टिंग में व्हाइट बियर्ड के अगेंस्ट था, लेकिन यहाँ पर क्रोकोडाइल नेवी को जीतते हुए नहीं देखना चाहता है, इसीलिए उसने सोचा था कि मैं पायरेट की मदद करूंगा। हॉनेस्टली सर क्रोकोडाइल छा गए थे मरीनफोर्ड पर। मरीनफोर्ड पर इतना ज्यादा सीरियस फाइट हो रहा था और हमारे बगी समान नाम कमाने में लगे थे। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। बहुत बढ़िया एंटरटेन किया है बगी ने। मरीनफोर्ड पर मुश्किलें तब बढ़ जाते हैं जब पैसिफिस्टास और गार्प एंट्री मारते हैं। एक तरफ पैसिफिस्टास जो पीछे से हमला कर रहे थे और सामने की तरफ से गार्प आता है और कुर्सी पर बैठता है। सभी लोग खामोश हो गए थे, कोई हिल ही नहीं रहा था अपने जगह से। वापिस से एक बार छोटे डिटेल्स को गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गार्प सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ है, अपने ड्यूटी पर है। वो अपने खुद के पोते को बुरी तरह से मार खाते हुए देख रहा था। वो छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर गार्प लूफी को ट्रेन कर रहा होता है ताकि लूफी आगे जाकर नेवी को ज्वाइन करे। लेकिन लूफी अपने दादाजी गार्प के बातें मानता ही नहीं है, वो पायरेट ही बनेगा बोलता है। और गार्प का विश यही है कि वो लूफी को अच्छे से ट्रेन कर सके ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने और सही रास्ता चुने और सच्चे दिल से सबकी मदद करे। मतलब यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि गार्प फोर्स नहीं करना चाहता उसे मेरिज बनाने के लिए, जस्ट उसे एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाना चाहता था। मेन हाईलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करा है मरीनफोर्ड पर। पहला जो कि लूफी का कॉन्कर स्पिरिट। ऑलमोस्ट नेवी के सभी लोग नॉक हो चुके थे। वाइस एडमिरल्स और फ्लीट एडमिरल शॉक हो गए थे इस चीज को देखकर। इवन व्हाइट बियर्ड भी सोच में पड़ गया था भाई। व्हाइट बियर्ड जब फाइट में एंट्री मार रहा था उससे पहले अपने ऊपर से जो मेडिकल इक्विपमेंट्स को निकाल देता है, क्योंकि वो सिंपैथी नहीं चाहता था। व्हाइट बियर्ड का लव बहुत ही लेजेंडरी लव है और व्हाइट बियर्ड वहीं पर रुककर नेवी को रोकता है ताकि उनके बच्चे यहाँ से एस्केप कर सके। व्हाइट बियर्ड पीछे वहीं पर इसीलिए रुका था क्योंकि मोबी डिक डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का शुरुआत हुआ था तब से मोबी डिक है। हर एक वॉयेज में व्हाइट बियर्ड का साथ दिया था मोबी डिक। इट्स लाइक व्हाइट बियर्ड का शिप उसका लाइफलाइन की तरह है। अगर शिप भी नहीं रहा तो व्हाइट बियर्ड भी नहीं रहेगा। व्हाइट बियर्ड के लास्ट ऑर्डर्स थे अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ लूफी को प्रोटेक्ट करो और वापस न्यू वर्ल्ड लौट जाओ। लेकिन जाने से पहले व्हाइट बियर्ड एज से पूछता है कि क्या तू मुझे अभी भी अपना पिताजी मानता है और मैंने वो फर्ज निभाया कि नहीं। और एज इमोशनली रिप्लाई करके पिताजी का नाम लेता है। दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट। That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT!
वहाँ से एस्केप करते, लेकिन आकाइनु नहीं रुकता है भाई। इसकी माँ का भोला। उस आदमी पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना मेरे को, कैसे भी करके एस को एग्जीक्यूट करना है, लूफी को भी यहीं पर ही मारना है बोलकर व्हाइट बियर्ड के बारे में बुरा भला बोलने लगता है। एस पीछे मुड़कर उससे फाइट भी करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। इतने में ही लूफी नॉक होने लगता है, क्योंकि इवोंकोक ने उसे जो पावर्स दिए हैं उसके साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो चुके हैं। आकाइनु सही मौका देखकर लूफी पर अटैक करता है, लेकिन बीच में एस आ जाता है। चाहे तो एस उसे रोक पाता था, लेकिन ऐसा नहीं किया तो सीधा आकाइनु लूफी को मार देता था। एस के उस हालत को देखकर लूफी ट्रॉमा में चले जाता है। ब्लैकबियर्ड इम्पेल्ड लॉन से वापस मरीनफोर्ड आता है। शॉकिंग रिवीलेशन पता चलता है कि गेट्स ऑफ जस्टिस ओपन होते हैं लफेटी के वजह से। उसने एक मरीन ऑफिसर को हिप्नोटाइज किया है, जो कि गेट्स ऑफ जस्टिस को संभालता है, और उसे ऑर्डर देके जाता है कि जो भी शिप अराइव होता है गेट्स ऑफ जस्टिस के पास, तो गेट्स ओपन कर देना। व्हाइट बियर्ड और ब्लैक बियर्ड के बीच बहुत ही इंसेंट फाइट होता है, जहाँ पर ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड के डेविल फ्रूट एबिलिटीज को नलिफाई कर दे रहा था। व्हाइट बियर्ड यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फाइट करता है, लेकिन ब्लैक बियर्ड अपने क्रू के साथ मिलकर व्हाइट बियर्ड को मारता है। फिर भी व्हाइट बियर्ड अभी तक टिका हुआ है, और वो जो स्पीच बोलता है भाई कि फ्यूचर में बहुत ही बड़ा वॉर होने वाला है, और रॉजर जिसके लिए वेट कर रहा है लॉफ्टेल में, वो टीज तो बिल्कुल नहीं है। एक दिन एक मसीहा आएगा जो कि रॉजर की विल और एस के विल को कैरी करेगा। इवन यहाँ पर पास्ट के अपने हिस्ट्री में जो कुछ भी है वो अपने कंधे के ऊपर लेकर जाएगा, और जिस दिन वो ट्रेजर को फाइंड आउट करेगा पूरी की पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगा, और तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेवी कुछ नहीं कर पाओगे। एंड जिस तरह से व्हाइट बियर्ड रॉजर के फेस को याद करके वो बोलता है वर्ड वन पीस, द वन पीस इज रियल। ऑनेस्टली मुझे गूज़बम्स आ गए थे। वन पीस में व्हाइट बियर्ड मेरे लिए सबसे बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि बंदे का पर्सनालिटी कुछ ऐसा ही है। ही इज ए 72-year-old मैन सफरिंग फ्रॉम 4th स्टेज कैंसर, अ टोटल ऑफ 465 इंजुरीज इन विच 267 स्वॉर्ड्स, 46 कैनन बॉल्स, 152 गन शॉट्स, और ऊपर से आकाइनु के 2 मैग्मा पंचेस। अपने बच्चों को अलविदा कहकर चले जाता है। हैरान करने वाला बात है कि व्हाइट बियर्ड खड़ा हुआ और मर चुका है। व्हाइट बियर्ड इतना सारा डैमेज लेने के बाद भी उसके पीठ के पीछे एक भी आपको स्कार देखने को नहीं मिलेगा। दैट क्लियरली एक्सप्लेन्स कि व्हाइट बियर्ड ने कभी रिट्रीट किया ही नहीं है। एस तो मेरिनफोर्ड पर मर चुका है, लेकिन डिड ही डिजर्व टू बी बोर्न? Yes, Ace, you deserve to be born. Everybody loved you so much. You had a family who cares about you and put their lives on line just to protect you. They were ready to die for you, and they were ready to protect the son of Roger and Whitebeard. Ace ने पास्ट में बहुत कुछ झेल के रखा है। जब भी वो किसी से अपने पिताजी के बारे में पूछता था तो सभी लोग उसके बारे में बुराई बोलते थे। एस 20 महीने के बाद पैदा हुआ था, लेकिन उसकी माँ मरने से पहले उसका नाम देके गई थी गोल्डी एस। लेकिन एस आगे जाकर अपना नाम पोर्टगस डी एस रखा था, और उसने अपने माँ के पास से पोर्टगस का नाम लिया था। कोबी अकाइनु को रोकने की कोशिश करता है कि हमारे मेरिन्स बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं, क्योंकि उस वक्त नेवी को रिवेंज चाहिए था, ना कि जस्टिस। एंड ऑलमोस्ट कोबी को खत्म करने ही वाला था कि शैंक्स अपीयर होता है। मतलब इतना जल्दी कैसे पहुंच गया भाई? जिस टाइम पर मेरिनफोर्ड पर वॉर चल रहा था उसके पहले दिन शैंक्स न्यू वर्ल्ड में काइडो के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, क्योंकि काइडो व्हाइटबीयर्ड के पीछे पड़ा हुआ था और शैंक्स उसे रोकने के लिए गया था। जस्ट इमेजिन काइडो को अगर नहीं रोक पाया शैंक्स तो क्या होता। एंड जैसे ही शैंक्स एंट्री मारता है मिहोक रिट्रीट कर लेता है, और जाते हुए मिहोक कहता है कि मैंने अग्री किया था व्हाइटबीयर्ड से फाइट करने के लिए, लेकिन शैंक्स जो है पूरी तरह से अलग मैटर है। सीधे साफ बातों में शैंक्स बोलता है कि अगर तुम में अभी भी चुल है लड़ने का तो हमसे लड़ो। कोई हिलता तक भी नहीं अपनी जगह से। दैट एक्सप्लेन्स कि शैंक्स का क्रू कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी बीच में एक बात भूल गया था कि सेंगोकू के पास भी एक डेविल फ्रूट पावर है, हिटो नोमी मॉडल डाइबुत्सु। अब मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है जो कि गोल्डन बुद्धा में ट्रांसफॉर्म होता है। बहुत ही ज्यादा इमेंस स्ट्रेंथ है और शॉक वेव्स भी क्रिएट कर सकता है। बगी और शैंक्स दो की एक ही क्रू के मेंबर थे पहले, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वापिस। सबसे अजीब बात है कि लॉ आया था लूफी को बचाने के लिए। क्वेश्चन उठता है कि उसने क्यों बचाया लूफी को, और इसका मेरे पास दो आंसर्स है। पहला तो लॉ व्हाइटबीयर्ड का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और लूफी भी उसके साथ मिलकर लड़ा था, शायद इसलिए उसे बचाया होगा। नहीं तो लॉ लूफी को बचाए इसके लिए, शायद लॉ रिटर्न में कोई फेवर मांगेगा, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। सेंगोकू एट लास्ट डिक्लेयर कर देता है कि द वॉर इज एंड, नेवी जीत चुका और पायरेट्स हार चुके हैं। पूरे दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है कि व्हाइटबीयर्ड अभी नहीं रहा है। लेकिन डार्क रियलिटी ये है कि पब्लिक को कितना ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है इसमें हमें दिखाई देता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट सिर्फ ये बताता है कि पायरेट्स कितना ज्यादा इविल है, और न्यूज़पेपर में पब्लिक वही न्यूज देखती है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके बाद वर्ल्ड चेंज होगा? एब्सोल्युटली चेंज होगा, और ऑलरेडी हो भी रहा है।
चारों में से एक योंको अभी नहीं रहा है, तो अभी डिसबैलेंस हो चुका है। अलग अलग जगहों पर पायरेट्स हमला कर रहे हैं, लूट मार रहे हैं। ऊपर से व्हाइट बेड का डेविल फ्रूट ब्लैक बेड ने कैसे चुरा है वो भी पता नहीं हमें। और अगर सेंगोकू ने गार्प को नहीं रोका होता तो क्या होता भाई, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम। इस वीडियो को एंड करते हुए कहना चाहता हूँ कि यार व्हाइट बेड इसे गोटेड कैरेक्टर, मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है। व्हाइट बेड के पास पोटेंशियल था अगला किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का, लेकिन उसने ट्रेजर को छोड़कर फैमिली को चुना। एंड आफ्टर द मैरिनफोर्ड वॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज नो मोर। वॉर के बाद सेंगोकू को एक शॉकिंग न्यूज मिलता है दैट मेजिलिन इज बेयरली अलाइव। भाई साहब पता नहीं ब्लैक बेड ने क्या किया उसके साथ। एक बात तो जरूर कहूंगा कि इस मैरिनफोर्ड आर्क में सभी लोग एमवीपी थे। क्रोकोडाइल तो था ही, लेकिन बाकियों की मदद के बिना लूफी एज तक पहुंच ही नहीं पाता था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू का जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट करना मत भूलना। कल से वापस से एपिसोड्स कंटिन्यू होंगे। एंड सभी को अरिगतो गोजाइमोस।